देखिए, आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन याद नहीं होता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और हम आप लोग को बताते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन याद नहीं होता है, क्योंकि हम पूरा कहानियाँ रट लेते हैं। इस वजह से हमको टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव पता है, समझे। अच्छा, तो आज हम भूगोल का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक अच्छा खासा हो जाएगा। देखिए कैसा है। सबसे पहले है संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन है क्या, संसाधन क्या है। तो संसाधन एक के बात में हम जानेंगे, दुनिया में जितना वस्तु है और जिसका उपयोग मानव कभी न कभी करता है, माने मानव को फायदा उससे होता है, वो सारे वस्तु संसाधन हुआ। जैसे मोटरसाइकिल संसाधन हुआ, रेलगाड़ी संसाधन हुआ, मोबाइल संसाधन हुआ। अगर ये मोबाइल अगर व्याकरण पढ़ाएंगे तो संज्ञा भी होता है, लेकिन अभी हम भूगोल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए भूगोल में बता रहे हैं। ये क्या होगा, संसाधन होगा। मतलब हम जो भी चीज़ दुनिया में देखते हैं और उसका उपयोग कहीं न कहीं मानव कर रहे हैं, चाहे उससे मानव का फायदा हो रहा है, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। वो संसाधन कहलाता है, समझे। उसके बाद है संसाधन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। संसाधन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। और पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवकृत संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। आप लोग को ये बता दूं कि मानव खुद एक संसाधन है, समझे। मानव खुद एक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो सिंपल भाषा में समझना है, ऐसी संसाधन जिसका पूर्ति प्रकृति करता है, जिस पर मानव का अधिकार ही नहीं, मानव वो कर ही नहीं सकता, क्या कहलाएगा, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, समझे। अच्छा, जैसे सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, मिट्टी माने कि पृथ्वी मिट्टी वह हुआ, उसके बाद जल हुआ, पहाड़ हुआ, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये सब प्राकृतिक संसाधन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद बताते हैं वो चीज़ और कि माने कि सिंपल भाषा में आपको जानना है कि ऐसी वस्तुएं जिसको मानव कभी बनाए नहीं किया, समझे, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, समझे। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन का अर्थ होता है, मानव निर्मित भी बोला जाता है, उसको मानवकृत भी बोला जाता है। ऐसे संसाधन जिसको मानव ने बनाया। मोबाइल कौन बनाया, मानव बनाया। मोबाइल कौन संसाधन होगा, मानवकृत संसाधन होगा, समझ गया। जिसको मानव ने बनाया है वो मानवकृत संसाधन हुआ। बल्ब हुआ, बिजली का जलता बल्ब हुआ। इसके बाद और भी चीज़, लीड, कलम, कॉपी, ये सब कौन बना रहा है, मानव बना रहा है। तो ये सब मानवकृत संसाधन हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आपको फिर क्या बताए हैं, मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है। कैसे, तो मान के चलिए बहुत ऐसे चीज़ है जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में है, लेकिन अगर मानव ही चाहे तो उसको बना के फिर, जैसे कि मान लीजिए टेबल है, ये जब तक पेड़ रहता, लकड़ी रहता, तब तक हम इसको संसाधन नहीं कह सकते थे। एक मानव ने इसे चीर फाड़ के विभिन्न प्रकार का आकार दिया है, तब हम इसको टेबल कहते हैं ना। तो ये मानव भी संसाधन हुआ। अच्छा, उसके बाद संसाधन में चल रहे हैं तो मेन तो ही हुआ, सिंपल भाषा में जिसको मानव बनाया, मानवकृत संसाधन, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, इसको मानव वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। और संसाधन क्या है, वे वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। मानवीय आवश्यकता, वे वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकता, बुआ जी नीचे मत ताकिए, मानवीय आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, मानव अति माने कि संसाधन कहलाते हैं।
विभिन्न प्रकार के मानव की आवश्यकता है। कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, मकान, सोने के लिए मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, जाने के लिए वाहन चाहिए। तो सबका आए दिन मनुष्य कुछ न कुछ, माने कि कुछ न कुछ क्या है, हम संसाधन से घिरे हुए हैं। बिना संसाधन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। घरे भी लोटा, छिपा, बाटी, ये सब संसाधन है। उसमें हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सब क्या होगा? संसाधन कहलाएगा। अच्छा, आगे है आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा, संसाधन को जब और बिगड़ा करेंगे तो बिगड़ा करने के बाद हम इसमें वही क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से भी आई है, जो परीक्षा में 95% चांस है कि ये पूछ दें, क्योंकि अब 2 महीना में आप लोग को पूरा किताब हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको वही पढ़ाएंगे जो ज़रूरत हो। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब तुम लोग इतना याद रखना, बहुत ईजी है। एगो याद रखना समाप्त होने वाले और एगो याद रखना नहीं समाप्त होने वाले। तो जो समाप्त होने वाले संसाधन है वह नवीकरणीय है, और जो कभी भी नहीं समाप्त होंगे वो नवीकरणीय है। सिंपल भाषा में यह है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, उस विधि से बनाना चाहते हैं, बुआ जी हाला नहीं, तो क्या कीजिए कि नवीकरणीय एक माने कि असीमित संसाधन है। असीमित मतलब जिसका भंडार असीमित है, जो कभी समाप्त ही ना हो, जो कभी समाप्त ही ना हो, क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हवा, ये कभी समाप्त होंगे? नहीं होंगे। सौर ऊर्जा हुए सोलर से जो ना चार्ज होता है बैटरी, उसी के बारे में सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जो कभी समाप्त न हो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। ऑब्जेक्टिव में भी आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप घुमा घुमा के जब क्वेश्चन पूछेगा तो उस समय यही आपको फायदा होगा कि सर बोले थे कि जो समाप्त न होने वाला, मान के चलो हम तुमको कहेंगे इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है, जैसे गैस उसमें आ जाता है, एगो आंसर दिया रहेगा कि जैसे मान लो कि सौर ऊर्जा। और दूसरा जगह अगर आप सौर ऊर्जा याद किए कि नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, लेकिन परीक्षा में जाइएगा तो लिखा रहेगा नवीकरणीय संसाधन लिख के, माने कि इनमें कौन है, ऑप्शन में के चेंज कर देगा, कहेगा कि ये अभी सौर ऊर्जा रटे हैं तो वहाँ लिख देगा पवन ऊर्जा। तो बाप रे, सर जी तो पढ़ेबे ना कैलक। नहीं, जो समाप्त ही ना हो वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। और अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त होने वाले, ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जिसका भंडार सीमित हो, जो समाप्त हो जाए, जो समाप्त हो जाए क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे देख लीजिए पेट्रोल, डीजल। अरे पेट्रोल के नाम न ले, बड़ा महंगा हो गया, बड़ा मार मारेंगे। पेट्रोल है, डीजल है। अब बताइए ये सब महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये घट रहा है, ये समाप्त हो रहा है। अब मान के चलो तुम्हारे पास 10 किलो घिउरा है, अगर 8 आदमी खरीदने वाला है तो गहकी अगर आएगा, नहीं 8 आदमी खरीदने वाला है तो गहकी अगर आएगा, तुम्हारे पास 10 किलो है, कैसे न कैसे तो बेचबे करेगा। लेकिन अगर 20 आदमी खरीदने वाला है और 10 किलो है तो निश्चित है कि वो महंगा होगा कि नहीं होगा? तो वही है, उस सब की मात्रा कम रही है। तो जब मात्रा इसकी कम रही है तो क्या होगी? महंगा होगा। तो इसके बाद जान लीजिए एक और तरीका है, जो चीज़ ज़्यादा महंगा होते जा रहा है वो समाप्त होने वाले संसाधन। अब देखिए गिट्टी पत्थर जो बालू उलू हम लोग लाते हैं घर बनाने के लिए, अब कितना महंगा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब जो यूज कर लिए वो फिर कभी नहीं होगा, या होने के लिए भी हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। हम लोग कथी, हमारे अगला 2 पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, समझे? अच्छा, तो ये क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। मतलब आपको याद करना है तो सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित हो, जो समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और जैसे में लिखना है, एग्जाम्पल 1-2 देना है तो आप दे सकते हैं।
उसके बाद आपको फिर अगला क्वेश्चन आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन का जब विग्रह कीजिएगा तो वहाँ पे है जैव संसाधन और अजैव संसाधन के बारे में, समझ गए। तो इतना याद रखिएगा, जैव संसाधन सजीव वस्तुओं से प्राप्त होता है, जैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से। तो इसमें क्या लिखा गया देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है इत्यादि, इसमें सजीव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। ऐसे संसाधन जिसका प्राप्ति किससे होता है, जैव मंडल से होता है, और इसमें सजीव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो माने कि उसके बारे में देख लीजिए और आगे यहाँ पे। अजैव ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे धातु हुआ, चट्टान हुआ, खनिज लवण हुआ, सोना चांदी वो प्राण है, सोना चांदी में प्राण है, तब तो अजैव संसाधन कहलाएगा। मतलब जैव अजैव के बारे में आपको पूछ दे तो सिंपल भाषा में देखना है कि जो हमको ऑप्शन दिया है वो निर्जीव है कि सजीव है। सजीव है तो क्या होगा, जैव। निर्जीव है अजैव। सिंपल भाषा यही ना हुआ क्या, क्यों महतो जी किने तक अच्छा। आगे देखिए, उसके बाद अगला VVI क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन। मतलब व्यक्तिगत और सामुदायिक का अर्थ हम तुम लोग को थोड़ा समझाते हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, हम तुमसे मांगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन के लिए हमको देगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 10वां दिन आएगा कब है हमारे मोबाइल लबा काहे, तो आपका व्यक्तिगत संसाधन था, वो आपका है। इसे क्या बोध हुआ कि ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, कौन संसाधन कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। जैसे मान लो हम अपना पार्क बना लेंगे, अपना घर बना लेंगे, तुमको हम सोने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर कुटुम अवश्य तो 1-2 दिन सुला ले, कैसे सब दिन सुलाबाई, अरे अपना लिए बनाए हैं, तो कौन कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। मतलब इसका सिंपल भाषा में आप क्या समझिए कि ऐसे संसाधन जिस पर केवल माने समाज में रहने वाले, चाहे गांव में रहने, चाहे कहीं भी समाज में रहने वाले किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है। किसी खास व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति का है उसका अधिकार ही रहेगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे, समझ गए। और सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन का अर्थ होता है ऐसे संसाधन जिसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। सामुदायिक संसाधन यही ना हुआ, समाज में रहने इसका उपयोग समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, तो कौन सा संसाधन कहलाएगा, सामुदायिक संसाधन। अब मान के चलो सामुदायिक संसाधन का उदाहरण आप लोग 1-2 बोलिए था। स्कूल है, 1 सेकेंड सुनिए हम बताते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा। स्कूल हुआ, कोई भी उसमें जा सकता है पढ़ने, वो केकरो है, कोनो कहते हमर बात मानबे हो। रेलवे स्टेशन ये तो सबका है, मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, उसके बाद और यानी कि और भी कोर्ट जो नाम है ना, केस उस हो जाए तो जाए केस कहे थाना, माने थाना, ये सब सबके लिए। तो जब आपको ऑप्शन में भी देगा, सुनिए, समुदाय का व्यक्तिगत ऑप्शन में भी देगा ना, तो माने कि उस ऑप्शन को देख के भी पता। अब देखो एक और चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, अभी बताए हैं ना कि क्या है कि देखिए आप लोग बात कीजिएगा तो नहीं पढ़ेंगे। सामुदायिक संसाधन का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आप लोग को अभी हम समझाए हैं कि रेलवे स्टेशन सामुदायिक संसाधन है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि मस्जिद, मंदिर, तो कहिएगा रटबे नहीं किए। अरे सामुदायिक मतलब समूह का कोई भी लोग उसका यूज करते, समझे, समूह का कोई भी लोग उसका प्रयोग कर दे, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है अगला क्वेश्चन VVI है,
संसाधन के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी संसाधन है, सुनो, कोई भी संसाधन है, कोई भी चीज़ है, हमें तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद करेंगे तो किसी का घर में नहीं जाएगा, ना हमारे या नहीं तुम्हारे जाएगा, नहीं ना जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन पर विशेष रूप पर जोर के दीजिए कि क्या है कि हमें संसाधन का विवेकपूर्ण मतलब सही तरीका से, कोनो देखते हैं लड़का सबको क्या होता है, ये रोड उठ पर गिट्टी उट्टी बिछाया था, नया नया रोड बनता है तो ऊपर से गिट्टियाँ उठा के मारता है, आम पर धड़ाम धड़ाम तोड़ के खाता रहता है। चाहे कुत्ता का, बैल का, सब के सड़िया उड़िया के खूब उसे मारता है। आपको पता है कि वो कितना महंगा है? ये बहुत महंगा है, वो संसाधन है, ऐसा गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से इसलिए उपयोग करेंगे क्योंकि ये असीमित माने सीमित भंडार है, क्योंकि ये एक बार समाप्त हो जाएगी तो क्या होगी, पुनः इसका प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनवीकरणीय संसाधन का, चाहे नवीकरणीय संसाधन का हम विवेक रूप से, नवीकरणीय करेगा तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन गलत प्रयोग क्यों करेंगे। गर्मी के दिन में देखते हैं पानी कहता है लेकिन ऐसा कि नवीकरणीय संसाधन है। बउआ जी आजकल आज लोग जितना पानी यूज कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा ना आएगा ना तो भूखे ना मरला तो हमारा नाम बदल दिया। आगे देखिए, जब प्यास है, आगे देखिए आगे क्या है। हाँ, तो उसके बाद है संसाधन का संरक्षण। वही संसाधन का संरक्षण तो दोनों उसी क्वेश्चन से बन जाएगा, दोनों प्रकार से वही बन जाएगा कि संसाधन जो है माने कि सीमित है, एक बार जिसका उपयोग हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है, तो संसाधन इतना महंगा है तो उसका हम संरक्षण भी अच्छा से करें। संरक्षण का अर्थ है कि देखभाल देख रेख करना, देखभाल देख रेख करना क्या कहलाएगा, संसाधन। माने कि संसाधन की संरक्षण क्यों जरूरी है। हो गया है क्वेश्चन। अगला है भूमि का क्या क्या उपयोग है। बड़ा सुंदर उपयोग है भूमि का, बताते हैं। मान लो ये धरती है, तो यहाँ के धरती यहाँ तो है, लेकिन पूरा दुनिया का धरती के देखेंगे तो सारा चीज तो धरती पर ना है। भूमि का निम्नलिखित उपयोग है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए भूमि की ज़रूरत है, घर बनाने के लिए भूमि की ज़रूरत है, कृषि कार्य करने के लिए भूमि की ज़रूरत है, पार्क बनाने के लिए भूमि की ज़रूरत है। इसके बाद और भी बहुत चीज़ बताते हैं। हॉस्पिटल बनाने के लिए भूमि की ज़रूरत है, कॉलेज बनाने के लिए भूमि की ज़रूरत। अरे मिट्टी पर ही ना कुछ बनेगा, तो आपको भूमि के क्या क्या उपयोग है तो बताइए दिए ना। तो इसमें लिखा है आवास बनाने हेतु भूमि का उपयोग है, सही है। परिवहन के लिए भी भूमि की जरूरत है। परिवहन मतलब अब तू बस कीन लेबा और रोडवे न रह तो जाएला, कहाँ चलाओगे, तो कहाँ धरती पर न चलाओगे। अब एरोप्लेन तो तुम्हारे पास है नहीं कि फुर्सिन मारा फुर्सिन चल गया दुबई, लेकिन वो तो उसका भी प्लेटफॉर्म माने कि जो अथी बना थी अथी तो हाँ अड्डा माने हवाई अड्डा बनता है, तो उसके लिए भी तो भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए। खेल के मैदान के लिए हमें भूमि चाहिए। तो भूमि का विभिन्न प्रकार से उपयोग है, समझ गए। इनमें 4 गो 5 गो हम लिखाए हैं, आपको हम तक कितना 10 गो बता दिए। कोनो लिख दीजिएगा सीधे भूमि, मन में ये सोचना है भूमि आ गया। अरे भूमि पर हम क्या बनाते हैं, क्या क्या घर बनाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, मिल बैठा लेते हैं, कृषि कार्य कर लेते हैं, रेलवे स्टेशन बनाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, परिवहन का रास्ता बनाना है। ये सब में किससे काम आता है, भूमि का काम आता है। समझ गए, कोई दिक्कत। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आप लोग रटिए अच्छा से। उसके बाद है मृदा निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण आप लोग को पता होगी कि हम शायद किसी क्लास के ऐसे बुक में बहुत दिन पहले पढ़े थे कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में 10,000 वर्ष लगते हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में 10,000 वर्ष लगते हैं। तो लंबी प्रक्रिया है ना। तो यहाँ लिखा गया है मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पुनः पूर्ति होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाती है। चट्टानों के रासायनिक और जीविका परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। मतलब वो अपने मिट्टी का निर्माण कर लेता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार का गैस वायुमंडल में है वो सब आपस में संपर्क करके आपस में माने कि जैसे मान के लो 2 गैस एक साथ कर देते हैं तो क्रिया करके कुछ ना कुछ तो बनाता ही है क्या।
तो उसी प्रकार मिट्टी का निर्माण, बहुत लंबी प्रक्रिया है, समझ गए। भारत में कितने प्रकार के मृदा होते हैं और कौन कौन, बुआ जी तो समझाना नहीं है तो आपको याद करना है क्या। तो भारत में मृदा 6 प्रकार के होते हैं, जैसे 1 में जलोढ़ मृदा, 2 में काली मृदा, 3 में लाल मिट्टी मृदा, 4 में लैटेराइट मृदा और 5 में मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मृदा किसे कहते हैं? अरे ऐसा भूमि स्थल जिसको मरा हुआ कहा जाता है। मतलब मरा हुआ किसको कहेंगे? जैसे अच्छा बताओ, हम लोग को खेत में धान गेहूँ मकई आलू तो हो जाता है ना। अब मरुभूमि में जाओगे तो मरुभूमि में जाओगे तो क्या होगा? वहाँ ये सब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का मिट्टी मरा हुआ है, केवल बालू ही बालू, केवल वहाँ खेती नहीं हो सकती है। और न तो खेती होगा विशेष तकनीक के द्वारा। आजकल ऐसा तकनीक आ गया है कि छत पर लौका फरा दे। बात सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। छत पर लौका फरा देता है आए, तो उस पर बालू पर काहे ना फराएगा। तो विभिन्न तरीक़ा से हो सकता है, लेकिन हम मरुभूमि के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी चल रहे हैं लाइन बाय लाइन से। उसके बाद करा जलोढ़ मृदा किन किन खेती के लिए उपयोग होता है और क्यों। जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, उसमें किस प्रकार की खेती, कौन कौन खेती की जा सकती है और क्यों। तो देखिए यहाँ लिखा गया है जलोढ़ मृदा में, सुनिए बहुत अच्छा है। जलोढ़ मृदा में आप भी आइए, रटिए इसको। जलोढ़ मृदा में गन्ना जानते हैं क्या होता है? कौन नहीं कहते भोजपुरी गाना। अरे भोजपुरी गाना नहीं ना, गाना का मतलब ऊख, जो हम लोग ऊख कहते हैं ना, अभी ईख उसका नाम रियल है। हम लोग ऊख कैसी गाँव घर में ऊख कह ले, जो ना ऊख दूगो काट लिए, लेकिन वो ईख होता है, समझ गए, उसी को गाना कहते हैं। चावल तो जन्मे करता है। और तुम कहोगे कि चावल कैसे फरा? अरे धान फरता है, उसे चावल निकलता है। आगे देखो, गेहूं मक्का दलहन जैसे फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। गन्ना, उसके बाद चावल गेहूं मक्का, तो चावल को छोड़ो ना, धान लगा दो ना। गन्ना धान गेहूं मक्का दलहन जैसे फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें पोटेशियम फॉस्फोरस और चूना की प्रधानता होती है। चूना के कभी कभी तो नहीं सब देख ले होगा, खेत उत में कोई व्यक्ति चूना छिटता रहा है। अच्छा, ऊख को रोपने से पहले चूना छिटता, चाहे आलू रोपने से चूना काहे छिटता है? जानते हैं क्या है? उसमें चूना की मात्रा कम रहती है। चूना छिटने से क्या होता है? उसमें के कीड़ा मकोड़ा जो है वो मर जाता है, तो बाली को माने कि ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक और कीड़ा है, पिलुआ है, जो हम लोग किसानों का उसको मित्र कहा जाता है कौन? केचुआ, जिसको गांव घर में चंगड़ा बोलते हैं ना, गांव घर में चंगड़ा, जो ऐसे चलता रहता है लमर के, तो किसान का मित्र कहा जाता है। वो बहुत फ़ायदा देता है मिट्टी को भुरभुरा बनाने में। तो आगे देखिए, काली मृदा, कहीं कहीं का ऐसा मिट्टी है जहाँ करिया है, मिट्टी करिया है, उसी को हम काली मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली मृदा। ठीक है, तो काली मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और क्यों? तो लिखिए, सुनिए। काली मृदा कपास रुइया जो आता है ना, हम लोग को घर में जो रजाई के अंदर रुई होता है, देखते होंगे। एक और बात, तो कहोगे कि सीधे खेत में से रुइया काट के लिए आते हैं? नहीं, कोई भी चीज़ खेत में से नहीं काट के हम प्रयोग कर लेते हैं। उसको पहले फैक्ट्री में ले जाता है, उसको विभिन्न प्रकार की सफाइयाँ की जाती है, उसके बाद रुई का रूप देता है, लेकिन उससे कपास, तो वही कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एवं लौह मतलब एकदम सारा शक्ति, एल्युमिनियम एवं लौह की प्रधानता होती है। किसमें? काली मृदा में। ये भी पूछ देगा अब ऑब्जेक्टिव में, काली मृदा में किसकी प्रधानता होती है? तो एल्युमिनियम एवं लौह की प्रधानता होती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समझ गए? ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, जल का क्या क्या उपयोग है। सोचो अपने मन में कि हम जल से क्या क्या करते हैं। सुनिए, हम बताते हैं। देहात में है, देहाती लेखा बताया कि किताबी से? दोनों बता देते हैं, समझ में जैसे आए वैसे समझ लेना। सबसे पहले नहाने में जल का उपयोग, नहाने में, छिपा लोटा धोने में जल का उपयोग करते हैं। खेत में पानी पटाने के लिए, जिसको सिंचाई बोला जाता है, जल का उपयोग करते हैं। अच्छा, भैंसी के नहाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं।
सार्वजनिक शौचालय धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं, शौचालय भी धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं। अरे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जल का उपयोग करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन एक वो चीज़ करते हुए हम बोलबे नहीं किए, आप लोग कहबो नहीं किए, पीने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं, समझे। अब इसमें देखिए 4-5 को लिखा गया है। क्या लिखा गया है समझ लीजिए। लिखा गया है जल का उपयोग निम्नलिखित है, जल का उपयोग निम्नलिखित है। आके थोड़ा आती कीजिए तो रोकना है। जल का उपयोग निम्नलिखित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग को क्या बता रहे थे? जल के बारे में बता रहे थे नहीं तो इसमें जो लिखा है जल का उपयोग निम्नलिखित है घरेलू कार्य हेतु। जल का उपयोग घरेलू कार्य हेतु करते हैं हम लोग। तो वे घरेलू कार्य में कौन कौन करते हैं? सब चीज़ सफाई वफाई करने के लिए हम लोग घरेलू कार्य में जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है 2 में सिंचाई के लिए। सिंचाई उसे कहते हैं जो खेती नाम करते हैं, पानी खेत में पानी पटाते हैं, उसे हम सिंचाई कहते हैं। आप लोग बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए, अच्छा से यानी कि तैयारी कीजिए, देखते भी रहिए। आगे देखिए। उसके बाद है जल के कौन कौन से स्रोत है। जल के स्रोत कौन कौन से हैं? जल का स्रोत बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इस क्वेश्चन को हम समझा नहीं सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें लिखा है जल का 4 प्रकार का स्रोत है, जैसे कि भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल, उसके बाद है भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल जो धरती के ऊपर जल है, जो धरती पर है, जैसे नदी तो धरती के ऊपर ना है, उस जल को हम क्या बोलते हैं? भूपृष्ठीय जल। उस जल को हम बोलते हैं भूपृष्ठीय जल। उसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल का अर्थ होता है ऐसे जो आप लोगों को पता है धरती के नीचे भी जल है, नहीं जल रहता था कैसे कल हला के निकाल ले छी पानी, नहीं ना निकलता। तो भूमि के अंदर जल है कि नहीं है? तो भूमिगत जल। उसके बाद है 3 में वायुमंडलीय जल। कौन जल? वायुमंडलीय जल 3 में। उसके बाद है महासागर के जल। महासागर जो है तो महासागर के भी जल होते हैं, महासागर में जो जल है। अच्छा, उसके बाद भूमि जल की पुनः पूर्ति कैसे करेंगे? भूमि में जो हाँ आ जाइए, बैठिए आराम से, ठीक है। आप लोग खड़ा क्यों हैं? बैठ जाइए आराम से। देखिए समय नहीं है, बहुत कम समय है। अब 2 महीना भी समय नहीं है एग्ज़ाम का। इसमें बेहतर तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इंटर माने कि सेकेंड ईयर में है, जिसका इस साल 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसको 8 विषय का कोई भी विषय है, भूगोल है माने भूगोल है, इतिहास है, होम साइंस है, ज्योग्राफी गृह विज्ञान या साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, अगर इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर आपसे याद नहीं होता है तो आप 2 जनवरी 2022 को मेरा 12th का वीडियो अपलोड होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको 1 महीना समय रहेगा, उस दिन से कभी भी शिकवा गिला ही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीका से यानी कि वो बनाया गया है। अभी अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हम थोड़ा मैट्रिक वाले पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, और आप लोग के लिए हम 2 तारीख यानी करेंगे। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन से कभी शिकायत ही नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्ण कहानी बताएंगे, कहानी बता देंगे आपको, जैसे लिखना है वैसे लिखिए। तो 2 तारीख माने कि हो सके कि उससे पहले मेरा अगर अब यानी कि काम अगर हो जाए तो हम उससे पहले हम इस अपलोड कर देंगे, लेकिन नहीं होगा तो कम से कम 2 तारीख का समय है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम बिजी रहते हैं। हाँ, तो भूमिगत जल का उपयोग हम कैसे पुनः पूर्ति कैसे करेंगे? वर्षा जल को जो होता है ना, वो जाकर नीचे जाता है, रिश्ता है उससे। तो ये में लिखा है वृक्षरोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग, वर्षा जल का संसाधन और जल चक्रण की भूमिगत जल को पुनः पूर्ति की जा सकती है। मतलब क्या हुआ? हम लोग पेड़ को काटते हैं, भूमिगत धरती के जल को अगर बरकरार बनाए रखना है तो हमें पेड़ को बचाए रखना है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो बारिश समय पर नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तब बारिश का पानी नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। बारिश का पूरा पानी नीचे नहीं जाता है, और पानी देखिए, पानी जो है ना धरती में जाता है, धरती से ऊपर आता है, ऊपर से आकाश में जाता है, फिर आकाश से नीचे आता है, फिर धरती में जाता है, फिर ऊपर जाता है। ये पुनर्चक्रण होता रहता है इसका, समझ गए? जो अभी धरती में पानी है
वो गर्मी के दिनों में वाष्प बन के वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का रूप धारण करके फिर धरती पर आता है। फिर धरती से कुछ भाग धरती के अंदर जाता है, कुछ भाग फिर वापस जाता है। मतलब नीचा ऊपर ही चलते ही रहेगा पानी का क्रम। तो क्या कहा है, वृक्ष को वृक्षारोपण करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो आपको भूमिगत जल की पुनः पूर्ति ज़्यादा होगी। और उदाहरण देके बताते हैं, आप लोग देखे होंगे जून महीना में दाहर आता है, उस समय कल बड़ा हल्का हो जाता है चलाने। क्यों? क्योंकि उसमें का पानी आप देख नहीं पाते हैं। इनार देखे, इंडा कुआं, उसके अंदर जाके अंदर नहीं जाना है, उसमें जाके देखना है। देखिए कि जब दहाड़ हुआ रहेगा ना, उस समय पानी उसका ऊपर रहेगा, और गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में पानी जल्दी नीचे नहीं जाता है, भूमिगत में ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए बरसात भूमिगत जल को पुनः पूर्ति करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, बरसात का होना। अब बरसात कब होगा, जब पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधा होगा। लेकिन पेड़ पौधा लोग लगा कहाँ रहा है रे, क्या कर रहा है तुम लोग? पेड़ पौधा लोग लगा नहीं रहा है, लोग पेड़ पौधा काटे जा रहे हैं। बचाना चाहिए, अगर काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बचाइए। आगे देखिए, जल प्रदूषण कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात था, इसमें यह बताया है कि कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करेंगे। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे। एक सेकेंड, हेलो जी, हाँ कई मैंने किए हैं, हम आपसे 5 मिनट के बाद बात करते हैं। ठीक है। कंपोस्ट खाद मतलब अभी हम लोग जो यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये सब रासायनिक खाद है। कंपोस्ट खाद ऐसे खाद जो जैव अति होता है ना, जैव पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे गोबर उबर हुआ, ये सब से जो खाद बनाया जाता है कंपोस्ट खाद कहलाता है। समझ गए? जल प्रदूषण कैसे होते हैं और इसके बचाव को हम कैसे लिखेंगे। जल प्रदूषण सबको पता है कि जल प्रदूषण कैसे करता है, सब करता है, हम भी करते हैं, नहीं है कि हम नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हैं। जल प्रदूषण होने का आप बड़े बड़े फैक्ट्री भी करते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, नदी में मवेशियों के नहाना जल प्रदूषण हुआ। कूड़े कचरे जो है जाके नदी में डाल दिए, बड़े बड़े फैक्ट्री से गंदगी सारे नदी में जाते हैं, इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होता है। तो इसमें लिखा गया है जल प्रदूषण होने का निम्नलिखित कारण। जल प्रदूषण होने का निम्नलिखित कारण है, एक में है नदी में कूड़े कचरे को प्रवाहित करना। कूड़े कचरे में अब जो चीज़ आपको आ जाए, यहाँ तक को बहुत लोग को देखते हैं मवेशी वैसी मर जाता है, सीधा जाकर फेंक देता है नदी में, तो इससे जल प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। उसके बाद है बड़े बड़े कारखानों से अपशिष्ट पदार्थों निकलते हैं। बड़े बड़े कारखाना जो है उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको भी नदी में प्रवाहित करता है, तो जल प्रदूषण होगा ही होगा। उसके बाद है कीटनाशक खाद एवं दवा का प्रयोग से भी जल प्रदूषण होता है। हम लोग जो खेत में खाद देते हैं, तो जो कीटनाशक खाद देते हैं चाहे दवा छींटते हैं, तो जल में मिलता है, तो जल प्रदूषण तो होगा ही होगा कि नहीं होगा। तो इस सबसे बचाव के उपाय भी लिखाया गया होगा। जल प्रदूषण के बचाव के उपाय क्या है, तो जल प्रदूषण की बचाव का उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है। सबसे पहले लिखेंगे ना कि लोगों के जल के महत्व के बारे में बताना है। हाँ, जल का महत्व क्या है लोगों को बताना है। तो जल प्रदूषण का निम्नलिखित बचाव है, जैसे एक में लोगों के प्रति जल के महत्व का प्रचार प्रसार करना और उसको बताना कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है। समझ गए? उसके बाद है 2 में अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना, ताकि जल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधा तो एक समझो कि हम लोग अगर कहते हैं ना कि दाल भात खाते हैं ना, उससे ज़्यादा फायदा, ज़्यादा कीमती है पेड़ पौधा हमारे लिए। कि 5,000 के लकड़ी किन के 2,000 के चौकी पर मार ली, वही में फ़ायदा नहीं। पेड़ पौधा नहीं रहता है तो ऑक्सीजन मिलता है, जाके हॉस्पिटल में देखिएगा, कभी ऑक्सीजन किलो से खरीदना पड़ जाएगा ना, तब हालत ख़राब होगा। इसलिए पेड़ पौधा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हम लोग को जागरूक होना होगा। और पेड़ पौधा से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हम पेड़ पौधा काहे नहीं लगाएंगे। और कहीं अगर सड़क किनारे पेड़ पौधा है तो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। आजकल बहुतों लोग को देखते हैं पेड़ पौधा के टहनियाँ तोड़ लेता है, घास भूसा के लिए गति कर देता है, लेकिन ये गलत बात है। आगे चलिए। 4 में पीने योग्य पानी का उपयोग सिर्फ पीने के लिए ही करना।
इससे बड़ी बात कहें हैं हम, पीने योग्य पानी का उपयोग सिर्फ पीने के लिए। अब देखिए, माल मवेशी को नहाना है, माल मवेशी को अगर नहाना है तो हम तो केहनो पानी से उसको नहा सकते हैं, लेकिन कल से भर के नहाएंगे उसको। तो पीने योग्य जो कल से निकला, जो चापाकल से जो पानी निकला, वो तो हमारे पीने योग्य था, और भैंसी के देह पर जाके रगड़ दिए ऐसे ऐसे, तो इससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा ही होगा। जल का हम पर्याप्त खर्च कर रहे हैं। तो जल के बारे में विभिन्न प्रकार से है, और इसका सेकेंड पार्ट वीडियो 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, और आप लोग से विनती है कि क्वेश्चन को विभिन्न रूप से तैयारी कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना है। ठीक है।